अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होते हैं। हमारे पास अगर हमने किसी की भी चीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, मतलब कि अगर हम दो प्रोसेसर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं या अगर हम रियल लाइफ में दो पर्सनस के दरमियान भी कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की या कुछ ना कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करवा सकें। हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स कम्युनिकेशन का ही काम करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डाटा। तो हमारे पास जब हम मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब उनके दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से करवानी है, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। कौन से क्राइटेरियाज? जैसे कि मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया। मोड ऑफ ऑपरेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास कंट्रोल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड आता है। स्विचिंग टेक्निक्स आती हैं जिनके अंदर सर्किट और पैकेट्स आते हैं। और हमारे पास टोपोलॉजी आती है जिसके अंदर स्टैटिक और डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स होते हैं। हमारे पास मोड ऑफ ऑपरेशन को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो इसके अंदर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स जो को हम दो तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है? एक सिंगल ग्लोबल क्लॉक जो है वो यूज़ की जाती है बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? हमारे पास सीपीयू हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है। ये कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, ठीक है। और इनको हम किस तरह से कम्युनिकेट करवाते हैं? हम ग्लोबल क्लॉक के थ्रू करवाते हैं। ग्लोबल क्लॉक क्या होती है हमारे पास? ग्लोबल क्लॉक बेसिकली बताती है कि हमने कब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सिंक्रोनस में होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने एक प्रोसेसर की बात हो तो समझ तो आती है कि चलो पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। लेकिन जब मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, उन सबको आपस में जो है वो कंसिस्टेंट रखना और उसके बाद उनके दरमियान डाटा को कम्युनिकेट करवाना कि कोई भी उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी ना आए, कोई भी उसके अंदर कोई भी फॉल्ट ना आए, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जाता है एक सिस्टम के अंदर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारे पास ना यहाँ पर एक ग्लोबल क्लॉक यूज़ की जाती है। ग्लोबल क्लॉक हमारे पास जैसे सिंपल हमारी क्लॉक्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर होती है। मतलब कि जब भी क्लॉक की एक टिक होगी, यानी कि जब भी एक पल्स उसकी होगी, तो हमारे पास क्या होगा? एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। पल्स को आप इस तरह से कह सकते हो, लाइक हमारे पास एक दफ़ा ज़ीरो, एक दफ़ा वन, ज़ीरो वन। जैसे हमारे पास बल्ब है, ठीक है, हमने उसको लाइट को ऑन किया, ऑफ किया। जब हमने ऑन किया तब एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई, जब हमने ऑफ किया तब एक इंस्ट्रक्शन जो है उसकी परफॉर्म हुई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये ग्लोबल क्लॉक होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती है। मतलब जब एक पल्स एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास मल्टीपल जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब ने अपना एक टास्क परफॉर्म किया। अब हमारे पास ये जो उनका ये काम करना है कि जब एक टिक हुई तो हमारे पास सारे प्रोसेसेस ने एक फिर टास्क परफॉर्म किया, फिर नेक्स्ट जब टिक हुई तो नेक्स्ट जो टास्क है उसको परफॉर्म किया। इसको हम लॉक स्टेप मैनर कहते हैं, ठीक है। इस वाले मैनर को क्या कहते हैं? लॉक स्टेप मैनर कहते हैं। अब हमारे पास जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ग्लोबल क्लॉक के साथ सिंक्रोनस हैं। मतलब कि जब हमारे पास एक पल्स एग्जीक्यूट होगी तो सब जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सब ने एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था पीछे। हमारे पास इसके अलावा जैसे मेम्ड है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा सिस्टम हो गया। हमारे पास इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एसिंक्रोनस आ जाता है। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़, ग्लोबल क्लॉक हमारे पास इसकी जो पल्सेस हैं वो हमें क्लॉक की स्पीड बताती है। जैसे कि अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ है तो हमारे पास इसका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर 1 बिलियन पल्सेस एग्जीक्यूट होंगी, मतलब कि 1 बिलियन टाइम जो है वो टिक्स होंगी। और 1 बिलियन पल्सेस का क्या मतलब हुआ कि 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारे पास स्पीड बता रही होती है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस ये एक सेकंड के अंदर परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास एसिंक्रोनस मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। एसिंक्रोनस मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? इसमें हमें कोई भी ग्लोबल क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप मैनर नहीं है। हमारे पास इसके अंदर जैसे ही टाइम हुआ उसका, मतलब कि जब रेडी हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर ने मेमोरी से डाटा फेच करना है, अब हमारे पास मेमोरी में वो डाटा मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा? वो प्रोसेसर तब तक वेट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएगा। जब डाटा अवेलेबल होगा मेमोरी से तो वो वाली इंस्ट्रक्शन जिसको वो डाटा रिक्वायर्ड था वो वाली परफॉर्म करेगा। क्लियर?
हमारे पास यहाँ पर एसिंक्रोनस आ जाता है। हमने प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पास कुछ सिंक्रोनस पार्ट होता है, कुछ एसिंक्रोनस होता है। जब हमने कोई एपीआई को फैच करना होता है तब हम एसिंक फंक्शन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने कहा हैंड शेकिंग सिग्नल्स। हैंड शेकिंग सिग्नल्स क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो हमने कहा था कि प्रोसेसर ने मेमोरी से रिक्वेस्ट की और उसके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं था, और जब डाटा अवेलेबल हुआ तो प्रोसेसर ने वो टास्क परफॉर्म किया। अब प्रोसेसर को किस तरह से पता चला कि मेमोरी में डाटा अवेलेबल है? वो हमें हैंड शेकिंग सिग्नल्स के थ्रू पता चला। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सिंक्रोनस सिस्टम्स जो हैं वो स्लोअर होते हैं कंपेयर टू एसिंक्रोनस सिस्टम। क्यों स्लोअर होते हैं? क्योंकि वो ग्लोबल क्लॉक के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, और अगर इन केस उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा टाइम लग गया या हमारे पास डिले आ गया, कुछ इस तरह का हो गया, तो स्लो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक क्लो को फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जबकि एसिंक्रोनस में क्या है कि जब डाटा अवेलेबल हुआ तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या, हमारे पास रेस और हैज रेस आ जाती है। ठीक है, एसिंक्रोनस सिस्टम के अंदर हमारे पास रेस चीज़ें आ जाती है। मतलब कि हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रोसेसर बार बार ही एग्जीक्यूट करी जा रहा है। हमारे पास पहले अगर मतलब कि एक मेमोरी से मल्टीपल प्रोसेसर्स ने सेम डाटा रिक्वेस्ट किया तो पहले किसको मिलेगा, वो वाली चीज़ें हमारे पास एसिंक के अंदर आती हैं। जबकि जो सिंक्रोनस है उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है, एक क्लॉक पर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शंस जो हैं वो रेस और हैजर्ड फ्री होते हैं। कंट्रोल स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल स्ट्रेटजी हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स जो हैं उनको हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल कंट्रोल यूनिट होता है जो कि रिक्वेस्ट भेज मतलब कि सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी सारी चीज़ें वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, वो हमारे पास एक सिंगल सीयू कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, लाइक राइट करना है, रीड करना है, ये सारा कौन बता रहा होगा, ये हमें यही बता रहा होगा। और अगर इंस्ट्रक्शन देने वाला सेंट्रल यानी कि जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो ख़राब हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है वो फॉल्ट मतलब कि हॉल्ट हो सकता है, हमारा वो सिस्टम पूरा का पूरा ही ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ना क्रॉस बार स्विचेस आ जाते हैं। हमारे पास क्रॉस बार जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है और ये एक बस के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, और सेंट्रल कंट्रोल हर कंपोनेंट को बताता है कि कब असेस मिलेगा उनको। ठीक है, और अगर वो मतलब कि ख़राब हो जाए तो वो बता ही नहीं सकता कि कंपोनेंट कौन सा कब असेस कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास ना डिसेंट्रलाइज्ड आता है। डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिंगल कंट्रोल यूनिट नहीं होता, जबकि हमारे पास हर कंपोनेंट के पास अपना कंट्रोल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका फ़ायदा, क्या है इसका फ़ायदा, ये होता है कि फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो दूसरे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे। हमारे पास सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज्ड का आप लोगों को आइडिया है ही कि क्या होता है। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड में ये होता है ना कि हमारे पास एक सेंट्रल हब होती है जिससे मल्टीपल, जैसे कि सर्वर्स की बात कर लें तो उसमें मल्टीपल सर्वर्स जो है वो कनेक्टेड है। अगर मेन सर्वर खराब हो गया तो बाकी सारे खराब हो जाएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज में हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास हर कोई अपना कंट्रोल रखता है। और इसकी एग्जाम्पल मैं ना इस तरह से देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक क्लॉथ वाली फैक्ट्री है। ठीक है, हमारे पास उनकी मल्टीपल आउटलेट्स हैं। हमारे पास जैसे फैसलाबाद में है, एक कह लो लाहौर में है, और एक कह लो कि कराची में है, एक इस्लामाबाद में। अब हमारे पास सेंट्रलाइज में ये होगा कि इस्लामाबाद में उनका मेन है, वहाँ पर ही सारी प्रोडक्शन होती है और वो सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर उनकी फैक्ट्री में कुछ ना कुछ खराबी हो जाए तो क्या होगा, बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, बाकी सारे आउटलेट्स में जो है प्रोडक्शन नहीं सेल की जाएगी, वहाँ पर नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, जबकि हमारे पास डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी खुद प्रोडक्ट कर रही हैं, यानी कि उनका उन्होंने बता दिया कि ये डिज़ाइन है, सबने अपनी फैक्ट्री में खुद जो है ना वो प्रोडक्शन करनी है। तो वहाँ पर अगर किसी एक का आउटलेट जो है वो ख़राब भी हो जाता है, किसी एक की फैक्ट्री में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उससे बाकी ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर भी आता है। अब हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर क्या आता है, हमारे पास मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स आते हैं इसके अंदर। और इसके बाद हमारे पास मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनको हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्विचिंग टेक्निक्स हैं। अब स्विचिंग टेक्निक्स के बेस पर भी हम इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स जो हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब क्या कि हमारे पास हो सकता है कि वो सर्किट के साथ करें या हम पैकेट स्विचिंग की बात कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक कंप्लीट पाथ जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में, और उसके ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है, और वो जो पाथ है ना वो स्टेबल रहता है।
यानी कि जब तक कम्युनिकेशन है तब तक वो स्टेबल रहेगा। जैसे फ़ोन कॉल्स हैं हमारे पास, पर्सन 1 और पर्सन 2 जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू अ फ़ोन, ठीक है, और उसमें कोई डिले नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दे रही हूँ वैसे ही, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, लेकिन अगर पाथ बिजी है तो किसी और को वेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ़ोन कॉल में अगर हम बात करें तो हमारे पास दोनों कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं और दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं जब तक दोनों कनेक्टेड हैं, और अगर उसमें से एक ने कॉल कैंसिल कर दी तो दोनों का बात जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग है ना उसमें ऐसे नहीं होता। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि डाटा पैकेट जो डाटा है ना उसको पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, मैसेजेस के थ्रू होता है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि एक मैसेज है या एक डाटा है उसको हम मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करेंगे और हर नोड में ना एक एक मतलब कि पैकेट जो है ना वो एक नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे नोड से तीसरे नोड में जो है ना वो सेंड होता रहेगा, और फिर लास्ट पे उनको कंबाइन करके ना आगे भेजा जाता है। जैसे कि इंटरनेट पे जितने भी डाटा कम्युनिकेशन होता है, जैसे ईमेल जो ट्रांसफर करते हैं हम लोग, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वो पैकेट्स की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स पहुंचते हैं, ठीक है। ऑन द वे टू डेस्टिनेशन पैकेट्स कैन सेंड फ्रॉम नोड टू अनदर नोड इन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मैनर। स्टोर एंड फॉरवर्ड मैनर का क्या होता है कि हमारे पास हर नोड पे चेक किया जाता है कि क्या वो डेस्टिनेशन नोड है या नहीं है। अगर वो डेस्टिनेशन नोड नहीं है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है, अगर वो डेस्टिनेशन नोड है तो वो क्या करती है, वो डाटा को स्टोर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैकेट स्विचिंग जो है टेंड्स टू यूज़ द नेटवर्क रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखो जब हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हर लिंक जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जा रहा होता है, हमारे पास प्रॉपर पाथ बन रहा होता है, तो हमारे पास उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग है ना उसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज यूटिलाइज हम कर रहे होते हैं, मतलब कि हमने एक नोड से पहले दूसरे नोड को भेज दिया, दूसरे को तीसरे से भेज दिया। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि हम लोगों ने जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ को अगर कंबाइन करना है तो हम एक सिटी से होते हुए दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से होते हुए तीसरी सिटी तक जाएँ, वो हमारे पास पैकेट स्विचिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर हम हर सिटी को हर सिटी के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे कि फैसलाबाद से कराची का भी एक पाथ बना दूं, मैं लाहौर से कराची का भी एक पाथ बना दूं, इस्लामाबाद से कराची का भी एक पाथ बना दूं, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे। जबकि अगर ये होता कि हम पहले एक प्रॉपर कनेक्शन बनता है, जैसे कि हम फैसलाबाद से पहले लाहौर जाएं, लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, इस तरह के अगर कनेक्शंस हों तो वो हमारे पास रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क को ये भी हमारे पास यही है कि हम ना डिफरेंट कनेक्ट करते हैं, हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। हमें टोपोलॉजीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है, हम लोग आगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो आता है स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, डायरेक्ट फिक्स्ड लिंक्स इस्टेब्लिश्ड अमंग नोड्स टू फॉर्म अ फिक्स्ड नेटवर्क। हमारे पास इसमें फिक्स्ड लिंक्स होते हैं कि हमारे पास एक नोड दूसरे से कनेक्ट है, दूसरी तीसरे से कनेक्ट है, मतलब पहले से ही पता है कि हमारे पास ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। डायनामिक में क्या होता है, कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि स्विचिंग एलिमेंट्स आर यूज टू स्टेब्लिश कनेक्शंस अमंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमारे पास इसके अंदर मल्टी स्टेज आ जाते हैं, हमारे पास सिंगल स्टेज आ जाते हैं, क्रॉस बार नेटवर्क्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास बस बेस्ड आ जाते हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी को मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, या हमारे पास कह लो, हमारे पास एक सेकेंड मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये देखो हमारे पास ये प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोसेसर्स जो हैं वो ग्लोबल मेमोरी के साथ कनेक्ट कब होंगे, जब एक प्रोसेसर ने इस ग्लोबल मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना क्या करेगा, ये इस बस के थ्रू कर देगा। हमारे पास ये बस जो है ये इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है कि हमेशा ये बस इसी के साथ कनेक्टेड रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बस को ये भी यूज़ कर सकता है, इस बस को ये भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। हमारे पास जब ज़रूरत होगी वो ग्लोबल मेमोरी के साथ कनेक्ट कर लेगा, और अगर बस बिजी है तो अगला पर्सन जो है वो वेट करेगा। लेकिन हमारे पास जो स्टैटिक टोपोलॉजीज होती है ना उसमें क्या होता है, हमारे पास लिंक ऑलरेडी मौजूद होता है, फिक्स्ड होता है कि इस नोड ने अगर इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो इसी बात के थ्रू करेगा। अगर इसने इधर कम्युनिकेशन करनी है तो पहले वो इस नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर इस नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा इसके अंदर, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में ये हमारे पास कौन सी थी, लीनियर एरे थी, इसमें फर्स्ट और लास्ट नोड आपस में कनेक्टेड नहीं होती। रिंग में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नोड आपस में कनेक्टेड होती हैं। मैश में क्या होता है, हमारे पास ये जैसे वो नहीं बनाते होते थे हम क्रॉस बार, मतलब कि वो जो हमारे पास टिक क्रॉस वाली गेम थी, बिल्कुल वैसे ही है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक जो नेटवर्क है, एक नोड जो है वो हमारे पास मल्टीपल नोड्स के साथ, मतलब कि अपने लेफ्ट राइट और बॉटम के साथ कनेक्ट हो सकती है।
हमारे पास ट्री में क्या होता है, ट्री में हमारे पास एक रूट नोड होती है, उसके आगे चाइल्ड नोड्स होती हैं, चाइल्ड नोड्स के आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स होती हैं, और हमारे पास कुछ लीफ नोड्स होती हैं। हाइपर क्यूब नेटवर्क जो है ये 2n वर्टिसेस पे काम करता है। हमारे पास आगे हम हाइपर क्यूब को ग्रे डिटेल में देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स के कुछ तरीके थे कि हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उनको अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी भी क्लासीफाई कर सकते हैं, हम उनको अकॉर्डिंग टू उनके कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वो किस तरह से स्विचिंग टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा हम कंट्रोल स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हैं, और हम उनके ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या वो ग्लोबल क्लॉक के थ्रू काम कर रहे हैं या वो हैंडशेक सिग्नल्स के थ्रू काम कर रहे हैं।